हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। हम लूसेंट के भौतिक विज्ञान के क्लास में पिछले क्लास में हम मंदाकिनी से पहले कंप्लीट किए थे। आज हम उसी के आगे का कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मंदाकिनी के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें। तो मंदाकिनी के बारे में जानेंगे। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। मतलब मंदाकिनी जो है, ये मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं और इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल या दृढ़ बल और कमजोर बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ, जिसे 10 के पावर 11 मंदाकिनियाँ हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब तारे 10 के पावर 11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10 के पावर 22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती हैं। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का वर्गीकरण। मंदाकिनियों को प्रायः उनकी आवृत्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सर्पिल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय और तीसरा है अनियमित। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल हैं और 17% दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित आकार वाली हैं। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है और इसकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियाँ दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफ़ी बड़ी होती हैं। दुग्ध मेखला क्या है? हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। इसका व्यास लगभग 10 की पावर 5 प्रकाश वर्ष और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक मंदाकिनी का हिस्सा है। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिकानुमा संरचना में अंतर्दृष्ट होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर 10 की पावर 5 प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफ़ी मोटी होती है, जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 × 10 की पावर 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रिकानुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य जो है ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफ़ी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर के बनी हुई है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। यह आकाशगंगा कहलाती है। तारामंडल क्या है? तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिया।
तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई। प्रमुख तारामंडल हैं बृहत सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि मंडल और मृग, सिग्नस, हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, सेंटोरस, जिसमें से 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। बृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिससे 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतया बृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में बृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः वसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारा मंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीच नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5 में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे कि आकार, रंग, चमक, ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं, एक लाल, सफ़ेद और एक नीला होता है। तारे 3 प्रकार का होता है, 3 रंग के, एक लाल, सफ़ेद और नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप के द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठीय ताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है रंग में नीले होते हैं। प्राक्जिमा सेंटौरी ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है और अल्फा सेंटौरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़ करके रात्रि में आकाश में पूरब से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं। क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तारे विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। ध्रुव की तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थिर होता प्रतीत होता है और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी पर स्थित होता है। ध्रुव तारा उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास। तारों के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस हैं। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारा का निर्माण। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अनंतः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को उष्ण बादल कहा जाता है। इन बादलों का ताप -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। ये सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारों का निर्माण।
आदि तारा अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ये टक्कर आदि तारे के ताप को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अपक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर के बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा का विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वो तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल अथवा रक्त दानव प्रावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये 2 स्थितियां उत्पन्न करती हैं। पहला है, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसरित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोड़ सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा बनाता है, जो अंततो गत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान, महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया अधिक होता है, तो उससे भी श्वेत वामन तारों से परिवर्तित बना रक्त दानव तारा अभिनव होकर के अपना जीवन समाप्त करते तारे के हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला रूप में विस्फोट करता है और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना इस विस्फोटित अभिनव तारे से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत का क्रोड़ संकुचित होकर के न्यूट्रॉन वामन तारे के रूप में समाप्त होते तारा है। अथवा यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है तो उससे बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड़ संकुचित होकर के न्यूट्रॉन तारा अथवा कृष्ण छिद्र बन जाता है। रक्त दानव प्रावस्था। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है और समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर और हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड़ में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड़ में संलयन अपक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अपक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड़ के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड़ अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है। आइए जानते हैं कि महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परावर्तित होकर के अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने
की अधिकतम सीमा। तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं अर्थात यम स्टार 1.44 यम सन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बची रहती हैं जो संलयन अपक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेंगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारों को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड़ में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्तदानों तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड़ सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्तदानों तारा कहलाता है क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्तदानों तारे में बदल जाएगा। सूर्य की प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अंतर्ग्रहों जैसे बुध, शुक्र एवं पृथ्वी को भी निगल जाएगा। तारा रक्तदानवा प्रवस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है, क्योंकि इस अवस्था में यह नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्तदानों प्रवस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्तदानों तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड़ बचा रहेगा। ये हीलियम क्रोड़ गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड़ के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड़ का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा। वो नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिससे हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड़ संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अपक्रियाएं पूर्णतया रुक जाएंगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड़ उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है, क्योंकि यह संलयन प्रक्रिया के द्वारा कोई नवीन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वो चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्तदानों प्रवस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड़ के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। ये विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव का मतलब सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड़ का संकुचन होते रहता है और वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10⁸ लगाया गया, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना, त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। यह अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है और इसी क्रम में जब
यम द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2 gm प्रति c स्क्वायर, जहाँ c प्रकाश की चाल और g गुरुत्वाकर्षण है नियतांक है, प्राप्त कर लें, तब वो कृष्ण छिद्र बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वे देखे नहीं जा सकते। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण छिद्र के प्रभाव के द्वारा केवल महसूस किया जाता है। विविध वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि एक्यूमुलेटर क्या है, मतलब एक्यूमुलेटर, इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। एरोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर, इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। अनीमोमीटर। आइडियोमीटर, इस उपकरण को ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। आइडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। आइडियोफोन का उपयोग जो है लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा को नापने में किया जाता है। बैरोमीटर, इसका द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बाइनोक्यूलर का उपयोग दूर की वस्तु देखने के काम में आता है। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। और कैलोरीमीटर, ये उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आती है। कैलोरीमीटर। फिर कार्बोरेटर, इस उपकरण का उपयोग अंतःदहन पेट्रोल इंजन से होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय की गति को जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर, यह उपकरण जलयानों पर लगा देता है जिससे सही समय का पता लगता है। क्रोनोमीटर से सही समय का पता लगता है, जलयानों में लगा होता है। और सिनेमाटोग्राफ, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ी करके पर्दे पर लगा करके क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंपास बॉक्स से। कंप्यूटर, यह एक प्रकार का गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणना को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे कि नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, इस उपकरण का उपयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर, इस उपकरण का प्रयोग जो है घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। डिक्टाफोन से यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए नमन मापी का प्रयोग करते हैं। डायनेमोमीटर, इस यंत्र का उपयोग
इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपिडास्कोप, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण के लिए किया जाता है। फैदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। फैदोमीटर। गैल्वेनोमीटर, यह यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। और गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के उपकरण की गणना की जाती है। और ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है ग्रेविमीटर से। फिर है गायरोस्कोप, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम में आने वाला उपकरण है। हाइड्रोफोन जो है ये पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों को ज्ञात करने या उसकी गणना में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग जो है बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है। फिर है किलोस्कोप, टेलीविज़न के द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप, इसके द्वारा रेखा गणित आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। फिर है लाइटिंग काउंटर, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मेगाफोन, यह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद की जाती है। गैस का दाब ज्ञात करने में। फिर है माइक्रोमीटर, यह एक उपकरण का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं माइक्रोमीटर से। माइक्रोस्कोप, ये छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है। ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑसिलोग्राफ, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण ऑसिलोग्राफ है। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण जो है वो ऑसिलोग्राफ है। फिर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। फिर है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में लघु प्रतिरोधों के मापन में वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। अब है फोटामीटर। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटो टेलीग्राफ क्या है? ये फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन क्या है? ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। रडार ये यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार। रेन गेज ये वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है।
रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। और है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप का पता लगाने का उपकरण है। सिस्मोग्राफ। सेफ्टी लैंप ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। यह प्रकाश के लिए सेफ्टी लैंप है, ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला उपकरण है, जैसे कि मीनार आदि। स्ट्रोबोस्कोप आवर्धित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर क्या है? यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। सबमरीन ये पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। फिर है स्पेरोमीटर, ये गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। फिर है विस्कोमीटर, ये द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु को चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीफोटोग्राफी से इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर ये समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। टेलीप्रिंटर ये समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से ही स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स क्या है? इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार यह अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। थर्मोस्टेट इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। एक्टोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टीमीटर होता है। होवरक्राफ्ट ये एक वाहन जो वायु की मोटी पर चलता है। ये साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। टैकोमीटर ये वायुयान तथा मोटर की गति को नापने वाला उपकरण होता है। टोकोमीटर। भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और आपको इन सभी के बारे में बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा सा याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जो आप नहीं भूलेंगे। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखें। और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।